गुड मॉर्निंग सूर्य प्रताप जी। एक सूचना बेटा देनी है कि मंडे से ज्योग्राफी की क्लास 8:30 बजे से रेगुलर होगी और भारतीय अर्थव्यवस्था 135 के शेड्यूल पे होगी। ये सारा शेड्यूल मंडे से लागू होगा। कल मुहर्रम है, अवकाश होगा। शुरू किया जाए बेटा। एक्चुअल में है क्या ना बेटा कि जैसे जो हमारे मित्र ऑनलाइन वगैरह हैं तो कुछ लोगों को बहुत बेसिक प्रॉब्लम है। कुछ बच्चे थोड़ा पढ़े लिखे होते हैं, तो मुझे सबको ध्यान देना है ना बेटा कि जो बच्चा अभी अपनी लाइफ में पहली बार पढ़ने जा रहा है उसको भी तकलीफ ना हो। वे हमारे मित्र जो थोड़ा एडवांस लेवल पे है उनको भी परेशानी ना हो। उनको क्या परेशानी है, उनका रिवीजन हो रहा है। अगर आपको जानकारी है तो आपका रिवाइज हो रहा है। लेकिन मुझे तो हर उस आखिरी बच्चे को देखना होगा बेटा जो एकदम क ख ग घ नहीं जानता। तो हम उस लेवल पे बात करेंगे। कल चर्चा जहां हो रही थी बेटा याद दिला दे थोड़ा, तो आगे बढ़ते हैं। हाँ ठीक है। आ, हम लोग बात कर रहे थे कि ग्रहों की गति के विषय में हम लोगों की अब तक की क्या समझ है मनुष्यों की। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ हम अचानक तो नहीं आए। ज्ञान हम लोगों का धीरे धीरे ही बढ़ा होगा। अरे भाई, पाषाण काल से यहाँ तक पहुंचे हम लोग 21वीं सदी में। तो सीधी सी बात है कि आज की बातें जो भी हैं वो अचानक तो नहीं हुई होंगी ना बेटा। तो हम मनुष्यों में सबसे पहले कोई व्यक्ति जरूर रहे होंगे जिन्होंने इस विषय पे अपना ध्यान केंद्रित किया होगा। वो सही बोला चाहे गलत बोला, जो भी बोला, लेकिन हम मनुष्य में कोई ना कोई मनुष्य तो रहे ही होंगे ना बेटा जिन्होंने पहली बार ये प्रयास किया होगा कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। तो जिन्होंने पहली पहली बार प्रयास किया होगा तो जाहिर सी बात है कि सत्य के नजदीक पहुंच गए हो, जरूरी नहीं है। तो शुरू में जो आंखों से दिख रहा था वही हमें यकीन हो रहा था, और होना भी चाहिए। अब वो तो बहुत बाद में मालूम चला कि कम से कम आंखों से जो दिखता है उसमें भ्रम भी हो सकता है। क्योंकि दो प्रकार की गतियां होती हैं बेटा। एक तो जिसको हम लोग कहते हैं वास्तविक गति, और एक को कहते हैं आभासी गति। तो आभासी गति भी महसूस होती है और वास्तविक गति भी होती है, लेकिन भ्रम बड़ा जबरदस्त होता है। दोनों गतियों में भ्रम होता है। तो शुरू में जो हम लोगों ने सिद्धांत दिया था वो हम लोगों का भ्रम करने वाला सिद्धांत था। यानी जो आंख से दिखा और आभासी गति को ही हम वास्तविक समझ गए, और उसी के आधार पर व्याख्या कर दिया कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है जो आंखों से दिखता है सबको। क्लियर है बेटा। बाद में ये मालूम चला कि अरे ना ना ना, सूर्य रुका है, पृथ्वी ही घूम रही है, और हमें ऐसा आभास हो रहा है कि सूर्य चक्कर लगा रहा है। ये बहुत बाद में पता चला बेटा। तो एक एक लाइन जरा लिखिए सबके बारे में, कल चर्चा हुई थी आपसे। तो पहला क्या है बेटा? जियोसेंट्रिक थ्योरी। तो बोर्ड पे हम लिख दे रहे हैं बेटा, दो सिद्धांत हैं। यानी ग्रहों की गति के विषय में पूरी विचारधारा दो भागों में बटी थी। जाहिर सी बात है कि पढ़ के ही समझ में आ रहा है कि एक विचारधारा पुरानी थी, एक विचारधारा नई है। जो पुरानी विचारधारा थी उसको हम लोग कहते थे क्या? जियोसेंट्रिक थ्योरी। हाँ देखो, एक बड़ी मजेदार बात है कि थ्योरी व्यूरी कहना ठीक नहीं होता, सब हाइपोथेसिस ही है। और एक को लोग कहते हैं हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। क्लियर है बेटा? इसको हम लोग हिंदी में कह सकते हैं, हाँ, भू केंद्रीय सिद्धांत, और इसको सूर्य केंद्रित। बोले बेटा। तो एक लोगों ने कहा कि केंद्र में पृथ्वी है और एक लोगों ने कहा केंद्र में सूर्य है। तो जिन लोगों ने कहा कि केंद्र में पृथ्वी हो इस विचारधारा के लोग, और जिन लोगों ने कहा कि केंद्र में सूर्य हो इस विचारधारा के लोग, और आज की डेट में सही शायद यही है। बोले बेटा। यानी केंद्र में पृथ्वी नहीं, केंद्र में सूर्य है। तो दो दो लाइन बेटा लिखे। पहला,
देखिए, यह प्रारंभिक सिद्धांत था या यह प्रारंभिक सिद्धांत है। जिसका प्रतिपादन टॉलेमी ने किया। टॉलेमी नाम है, तो इसके नेता है कौन बेटा? टॉलेमी है। ये वैज्ञानिक कम धार्मिक व्यक्ति ज्यादा थे। टॉलेमी एक चर्च के पृष्ठ थे, माने फादर जिसको आप लोग कहते हैं। तो इनकी जो विचारधारा थी वो मुझे लगता है ज्यादा धर्म की ओर झुकी हुई थी, विज्ञान की ओर कम थी। और उस जमाने में विज्ञान की सीमा ही वहीं तक थी, लिमिटेशन ही वहीं तक थी। और एक बात, आज भी आप विज्ञान के चरम पे थोड़े ही हैं, एक्सट्रीम पे थोड़े ही हैं। अभी तो विज्ञान की स्ट्रीम की ओर हम रोज बढ़ते जाएंगे, पर डे हमारे कदम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। हाँ, ये अलग बात है कि अब कदम थोड़ा तेज बढ़ रहे हैं। यानी आप देखोगे पिछले 50 सालों में हमने जितना वैज्ञानिक विकास किया होगा, अब आगे 2 साल में करेंगे उससे ज्यादा। तो विकास जो हो रहा है अब पहले की तुलना में काफी तेज हो रहा है, रैपिड हो रहा है। लेकिन इसका अभिप्राय यह नहीं कि हम अंत तक पहुंच गए। ये अंतहीन प्रक्रिया है बेटा, जिसको हम निरंतर आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। हर विषय का ज्ञान हो, आप फिजिक्स की बात करो, आप केमिस्ट्री की बात करो, आप किसी की बात करो, आप देख लो हर विषय आगे बढ़ रहा है। मेडिकल साइंस कहाँ से कहाँ चला गया। आपके तो नहीं, लेकिन हम लोगों के बचपन में वैद्य जी वाला कॉन्सेप्ट था। आज की डेट में देखोगे तो मेडिकल के एक एक फील्ड के एक्सपर्ट हैं, और उसमें भी विशेषज्ञों में विशेषज्ञ हो गए। एक न्यूरो सर्जन है, एक न्यूरो फिजिशियन है। तो न्यूरो तो खुद ही अपने आप में आफत है, उसमें भी देख लो स्पेशलाइजेशन हो रहा है। अब न्यूरो सर्जन है तो वो भी अलग अलग हिस्से का एक्सपर्ट है। तो जैसे जैसे विशेषज्ञता बढ़ती है हमारा नॉलेज इनहेंस होता है। ऐसे समझो जैसे महिलाएं खाना बनाती हैं किचन में, है ना, तो सब कुछ बनाती हैं। लेकिन एक 5 स्टार होटल का शेफ एक खास डिश बनाने के लिए विख्यात है। महिलाएं तो हर डिश बना लेती, अच्छा बुरा जो भी हो बना तो लेती ही हैं। लेकिन 5 स्टार होटल का एक शेफ होता है, वो एक खास डिश बनाता है, एक खास प्रकार का व्यंजन बनाता है जिसके लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। क्यों? क्योंकि अपना पूरा ध्यान उसने उसी डिश पर केंद्रित किया, बाकी किसी चीज पे उसका लेना देना नहीं था। तो डेफिनेटली उसमें विशेषज्ञता आएगी। भोजन की कोई ऐसी चीज जिसे आप बार बार बनाते हो, डेफिनेटली आपकी विशेषज्ञता आती है। पहली बार रोटी बनती है ना, तो वो बांग्लादेश या पाकिस्तान किसका नक्शा बन जाए भरोसा नहीं, लेकिन बाद में धीरे धीरे परफेक्शन आता है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो ऐसा ही विज्ञान के भी क्षेत्र में हुआ बेटा। गलती हुई थी, लेकिन दुख की बात यह है कि गलती बड़े लंबे समय तक सस्टेन रही। कभी कभी हम कुछ चीजों को बस आंख बंद करके मान लेते हैं, उस पर हम कोशिश नहीं करते कि उस पर चर्चा करें। क्योंकि जब ये कहा गया कि केंद्र में पृथ्वी है सभी, और बड़े दुख की बात है कि इन्होंने ये नहीं कहा कि सूर्य चक्कर लगाता है, इन्होंने कहा पूरा ब्रह्मांड चक्कर लगाता है पृथ्वी का। और अफसोस की बात यह है कि शायद ब्रह्मांड को उनको अता पता ही नहीं था ढंग से कि ब्रह्मांड है क्या चीज। और मैंने आपसे कहा था कि इस ब्रह्मांड में ना एक तिनके के बराबर नहीं है आप। मैंने एक उदाहरण आपको देने की कोशिश किया था कि सहारा का मरुस्थल बहुत बड़ा है। पढ़ा है हम लोगों ने कि सहारा का मरुस्थल बहुत बड़ा होता है। सहारा के मरुस्थल में रेत की एक कण की जितनी हैसियत है, इस ब्रह्मांड में पृथ्वी की उतनी भी औकात नहीं है। और टॉलेमी ने कह दिया कि पृथ्वी के चारों ओर पूरा ब्रह्मांड ही घूमता है। तो जाहिर सी बात है, या तो उनको ब्रह्मांड का पता नहीं था, या उसका डायमेंशन क्या था वो नहीं पता था। और कैसे पता हो सकता है? नंगी आंखों से कहां तक देख सकते हैं। बाद में जैसे जैसे हमारे पास टेलीस्कोप वगैरह आए, हम अंतरिक्ष के अभियानों पे चले, वैसे धीरे धीरे राज खुलने लगा। देखिए, कुछ लिखा है एक लाइन क्या? हाँ, लिखें। इस विचारधारा के विद्वानों का यह मानना था कि
इस विचारधारा के विद्वानों का यह मानना था कि केंद्र में पृथ्वी है, केंद्र में पृथ्वी है, तथा यह ब्रह्मांड के केंद्र में है। लो भैया, तथा यह ब्रह्मांड के केंद्र में है, सभी तारे आदि पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। सभी तारे आदि किसका बेटा? पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। शुरू में तो ये बोला गया, तो आप कहेंगे सर ये गलत है, तो इसको क्या जरूरत है पढ़ने की? गलत ही आपसे पूछेंगे। अब चलो, एक्चुअली में आपकी जो सबसे बड़ी परेशानी मैंने महसूस किया है अब तक, कि जब ज्ञान को एक डिजाइन दिया जाता है क्वेश्चन के फॉर्मेट में, तब आप घबराने लगते हैं। पढ़ते समय तो बड़ा सही रहता है, लेकिन जब उस नॉलेज को एक क्वेश्चन के फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जाता है, तब आप परेशान हो जाते हैं। उसके पीछे कारण जो मैंने महसूस किया वो सिर्फ एक है, क्योंकि आप कभी इस पे विचार ही नहीं करते कि जो कुछ आप पढ़ रहे हैं उससे एक प्रश्न पूछा जाएगा एक दिन, और वो प्रश्न आपके हिसाब से नहीं पूछा जाएगा। यानी आप जो सोच रहे हो जरूरी नहीं कि वही पूछा जाए। एग्जामिनर अपने हिसाब से सोचेगा, और वो ऐसा सोचते हैं ना बेटा कि आप तो सपने में भी नहीं सोच पाते कि अरे यार ये भी पूछा जा सकता है। बस वही चारों खाने चित होते हैं आप। यही है कंपटीशन। और जो बच्चा उस राज को समझता है या उस दिशा में उसका दिमाग काम करता है, वो जीत जाता है। 100% एग्जामिनर के व्यू से आपका व्यू मिल जाए जरूरी नहीं, लेकिन हाँ काफी हद तक मिलने की कोशिश तो करें, बात बन जाएगी। बहरहाल मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, निम्न में अच्छा है तो बड़ा आसान हो गया अब, लेकिन मुझे पूछने तो दीजिए। निम्न में से किस विद्वान को हम भू केंद्रित सिद्धांतकार के रूप में जानते हैं? हर्सल, कॉपरनिकस, कैपलर, टॉलेमी? अरे जोर से बोलो ना भैया। टॉलेमी। हम क्या पूछ रहे हैं? हम ये पूछ रहे हैं भू केंद्रित सिद्धांत का प्रतिपादक है या समर्थक है? टॉलेमी है। 2 कौड़ी का प्रश्न। 2 कौड़ी का है, लेकिन बस टॉलेमी का नाम नहीं सुने होते ना, काम हो जाता है इतने में आपकी सारी विद्वता, सारा ज्ञान धरा का धरा रह जाता, खेल खत्म हो जाता। हर्सल का नाम सुना है? माइकल हर्सल, ये श्योर है इधर ही के समर्थक है? मैंने कंफर्म है कि ये भी हेलिसेंट्रिक थ्योरी वाले हैं। देखो एक बात बार बार बेटा, क्लास में आके बैठ के सुन के लिख के ये काम तो करना ही करना है, लेकिन ये सबका उद्देश्य एक है कि आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, और क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा यही आप नहीं समझ पाते। बस यही आपका काम खराब होता है। अब उनका भी टेस्ट रिपोर्ट दे दीजिएगा, आपके पास है? अखिलेश के पास है? ले लिया? हाँ, ठीक। हाँ, टेस्ट पेपर ठीक था। हाँ, थोड़ा सा मैंने वर्सटाइल बनाने की कोशिश की कि थोड़ा हर इलाके को छुआ जाए। बहरहाल चलो बेटा आगे बढ़े। अगला जो सिद्धांत, हाँ लिखे, वर्तमान समय में यह सिद्धांत स्वीकार्य नहीं है। वर्तमान समय में यह सिद्धांत एक्सेप्टेड नहीं है, स्वीकार्य नहीं है। क्लियर है बेटा? आज की डेट में ये अस्वीकार्य है, लेकिन इस वजह से इसको पढ़ना थोड़ी छोड़ देंगे कि अस्वीकार्य है, क्योंकि पूछेंगे तो है ही, आपको छोड़ेंगे थोड़ी। आपके एंसेस्टर्स थे ना ये, गलत बोले सही बोले, बताइए ना इनके बारे में कि क्या कहा इन्होंने। आगे बढ़ें। और मैं बार बार एक बात रिपीट कर रहा हूं कि सत्य तक अचानक नहीं पहुंचा जाता, स्टेप बाय स्टेप हम पहुंच रहे हैं। वैसे सत्य तक अब भी नहीं पहुंच पाए हैं। सत्य की खोज अब भी जारी है ना? बहुत से सत्य ऐसे हैं
जिनके बारे में अभी हम सिर्फ चुप हैं, कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि बोलने की हम लोगों की हैसियत ही नहीं है। हो सकता है कल बोले, परसों बोले, जैसे जैसे ज्ञान विज्ञान आगे बढ़ेगा ऐसे सारे प्रश्नों का जवाब देंगे। अभी तो हम प्रश्नों का जवाब नहीं देते, अभी हम व्याख्या कर लेते हैं। जो घटना हो रही है बस उसकी व्याख्या कर, धरती घूमती है, काहे घूमती है, सूर्योदय होता है, सूर्यास्त होता है, आप सिर्फ व्याख्या कर पा रहे हो, रीजंस नहीं बता पा रहे हैं आप। सूर्य का प्रकाश था तो आपने व्याख्या कर दिया कि वेव है और ये पार्टिकल है, आप बनाए हो सूर्य को, तो आप बनी बनाई चीजों की व्याख्या कर दे रहे हो। ग्रेविटी आपने क्रिएट किया था, ग्रेविटी तो शायद तब से थी जब आप पाषाण काल में थे। न्यूटन के पहले गुरुत्वाकर्षण नहीं था, था? न्यूटन समझ पाए। भी बहुत कुछ ऐसा है जो आपके आसपास है, आप नहीं समझ पा रहे हो, कोई समझेगा, क्या हो सकता है ना समझे। भाई कहां तक हमारी लिमिट है समझने की वो अलग चीज है। एक चींटी अगर कहे कि मनुष्य के बारे में हम सब कुछ समझ गए हैं तो झूठ बोल रही है। ना उसकी हैसियत है, ना उसकी औकात है कि मनुष्य के बारे में अध्ययन कर पाए। एक चींटी और मनुष्य के जीवन में जो डिफरेंस है, इससे तो कई हजार गुना ज्यादा डिफरेंस हमारे और ब्रह्मांड के जीवन में है। आप क्या समझेंगे ब्रह्मांड को, लेकिन कोशिश जारी है, प्रयास कर रहे हैं हम लोग, आगे बढ़े बेटा। टॉलेमी, हाँ, वर्तमान समय में यह सिद्धांत क्या बेटा अस्वीकार। और टॉलेमी के बारे में मैंने बताया कि कोई वैज्ञानिक नहीं थे। अभी कई धर्मों में बड़ी परेशानियां हैं बेटा, लेकिन दुख इस बात का है कि जैसे कुछ धर्म हैं थोड़े लिबरल हैं। लिबरल माने थोड़ा उदारवादी है। उदारवादी का मतलब यह है कि कुछ कमियां उनको दिखती हैं तो उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। हम किसी धर्म का नाम हम नहीं लेंगे यहाँ पे, हम धर्म का प्रचार करने थोड़ी आए हैं। लेकिन कुछ रिलीजन ऐसे हैं जो थोड़ा तर्क की बात कर लेते हैं, यानी आप जब तर्क के आधार पर इसको गलत सिद्ध करते हैं तो मानने के लिए तैयार हो जाते हैं कि हाँ हम गलत हैं। कुछ धर्म की परेशानी यह है कि वो तर्क ही नहीं सुनने के लिए तैयार है, वो सुनेंगे ही नहीं। कुछ धर्मों के हिसाब से आज धरती चपटी है और वो मानने के लिए तैयार नहीं है कि धरती चपटी नहीं है। अब बताइए 8वीं सदी 9वीं सदी में अगर किसी ने ऐसा कहा तो उस जमाने की सोच के हिसाब से कहाँ होगा। आज आप 21वीं सदी में हो, दुनिया बदल गई, ज्ञान विज्ञान बदल गया, सोच बदल गई, अब तो मान लो भैया नहीं, चपटी ही है। क्यों? अब हम नाम नहीं लेंगे क्योंकि फला ने कह दिया तो कह दिया, वो जो कह देंगे वही मानेंगे। इस मामले में हिंदू धर्म एक्सट्रीमली लिबरल है, एक्सट्रीमली लिबरल है ना बेटा। यानी हम बड़े प्यार से चीजों को स्वीकार, जब लोगों ने कहा कि रामचंद्र जी एक कल्पना है, एक स्टोरी है, एक नॉवेल है रामचरितमानस, हकीकत है ही नहीं है, तो भी हम सुन लिए। कुछ साक्ष्यों के आधार पर लोगों ने कहा कि नहीं नहीं ये हकीकत थी, तो भी हम मान लेते हैं। कहाँ हम खून बहा देते हैं सड़कों पर, कोई कुछ भी बोलता है सुन लेते हैं। लेकिन हर धर्म के बारे में ऐसा संभव नहीं है। अगर आप कुछ बोलेंगे तो खून बह जाएगा। अरे भाई मंच लगा के अनाप शनाप बोलते रहते हैं लोग, तर्क के आधार पर अगर आप सिद्ध कर सके तो शायद वह भी हम मान लेंगे। अगर तर्क के आधार पर आप कोई चीज सिद्ध कर दो कि नहीं नहीं ये फर्जी है, हम मान लेते हैं भाई। लेकिन सारे लोग नहीं मानते ना बेटा। आप में से कई जाने रामायण पढ़े हैं? नहीं, हम लोग को धार्मिक है लेकिन धर्म के बड़े फेर में नहीं पड़ते। तो ये हिंदू धर्म लिबरल है, क्रिश्चियनिटी भी थोड़ी सी लिबरल है, कई धर्म लिबरल है, कई नहीं भी। वो उनकी धार्मिक मान्यता है भाई, उसमें कुछ किया नहीं जा सकता। आगे बढ़े। ये पादरी थे भैया, पोप थे, फादर थे, वैज्ञानिक तो थे नहीं। और जाहिर सी बात है इनके धर्म ग्रंथों में जिधर इशारे किए गए होंगे वो घूम फिर के उधर ही न जाके बात करेंगे, उसके बियॉन्ड तो जाएंगे नहीं। 12 अगला बेटा, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। हेलियोसेंट्रिक थ्योरी लिखें। इस विचारधारा के विद्वानों का मानना है कि
इस विचारधारा के विद्वानों का मानना है कि केंद्र में पृथ्वी नहीं वरन सूर्य है। केंद्र में क्या बेटा? पृथ्वी नहीं वरन सूर्य है। ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ग्रह किसका बेटा? सूर्य का चक्कर लगाते हैं। क्लियर है बेटा? तो इसकी थीम इधर है, उनकी थीम उधर है। अब इसके पक्ष में कुछ लोग हैं, उनके पक्ष में कुछ लोग हैं। इनके पक्ष में धार्मिक कुनबा और उनके पक्ष में वैज्ञानिक लोग। क्लियर है? हाँ, एक बात समझना कि वैज्ञानिक भी धार्मिक होते हैं। वैज्ञानिक ऐसा नहीं कि एथिस्ट होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब चंद्रयान का प्रक्षेपण हो रहा था, एक दिन पहले सारे वैज्ञानिक लोग बालाजी में दिख रहे थे, दर्शन करने गए थे। तो ईश्वर की आस्था अलग चीज है और विज्ञान अलग चीज है। दोनों में गतिरोध भी हो सकता है, दोनों में गतिरोध नहीं भी हो सकता है। लेकिन हाँ, दोनों को लिंक करने की कोशिश करेंगे तो तकलीफ होती है। क्लियर है? आगे बढ़े। अब इनके नेता कौन थे? कोई ना कोई तो लीड किया होगा। पहला व्यक्ति है जिसने नारा लगाया होगा जिंदाबाद, तो पीछे पीछे वाले बोले जिंदाबाद। जिसमें पहला व्यक्ति था कॉपरनिकस। यानी हम मनुष्यों में पहले मनुष्य थे इस धरती पर जिनका नाम था कॉपरनिकस, जिन्होंने पहली बार ये दावा कर दिया कि अब तक हम लोग गलत थे, सत्य तो यह है। लिख लें। इस विचारधारा का प्रतिपादन प्रारंभ कॉपरनिकस ने किया। जिन्होंने बताया कि केंद्र में पृथ्वी नहीं वरन सूर्य है। जिन्होंने बताया कि केंद्र में पृथ्वी नहीं वरन क्या बेटा? सूर्य है। और गलती इनसे भी हुई। गलती यह हो गई कि इन्होंने भी कह दिया कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है। अब उस जमाने में गलती हो जाना स्वाभाविक था, उस जमाने में गलती हो जाना नेचुरल था, क्योंकि ज्ञान विज्ञान का जो डायमेंशन था उसके हिसाब से गलती हुई कॉपरनिकस से। फिर बाद में एक वैज्ञानिक आए बेटा जिनका नाम था माइकल हर्सल। और माइकल हर्सल ने ये धर लिया कि अरे ये तो जो सूर्य है या पृथ्वी है ये एक पर्टिकुलर गैलेक्सी में है, और ऐसी तो बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं। तो जिस गैलेक्सी में है उसको उन्होंने कहा कि ये मिल्की वे है, मंदाकिनी है, दुग्ध मेखला है। और अब हर्सल जाके थोड़ा और परफेक्शन कर दी, कहा कि ना ना सही है, केंद्र में सूर्य है, इसमें कोई शक शुबहा नहीं है, लेकिन सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं है, सूर्य सौर परिवार के केंद्र में है। अब जाहिर सी बात है, सत्य आ गया था सामने ना बेटा, तो समर्थक तो आ ही जाएंगे। सत्य जो भी होगा वो काफी दिन तक छुपा रह सकता है, लेकिन एक बार वो सरफेस पे आता है ना तो फिर वो कभी नहीं छुपता। हाँ, असत्य कुछ दिनों तक सत्य रहता है। तो चूंकि ये सत्य था बेटा जो बाहर आ गया, समर्थक तो आएंगे ही। तो पूरा कुनबा आ गया इनके पक्ष में कि हाँ हाँ सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। तो हर्षल ने भी थोड़ा दुरुस्त कर दिया, मैंने एक कदम और आगे बढ़ा दिया और ताबूत में कील ठोक दिया कैपलर ने। कैपलर ने ग्रहों की गति का नियम दे दिया, ग्रहों की गति का सिद्धांत दे दिया, और बड़ी मजेदार बात है कि वो आज तक सही है। क्योंकि वो सत्य है, वो हमेशा सत्य रहेगा। क्लियर है बेटा? तो थोड़ा सा आगे बढ़े। ये लिखा कि इसका प्रतिपादन किसने किया बेटा? कॉपरनिकस ने किया। लिखें। बाद में अनेक विद्वानों ने इनका समर्थन किया। बाद में अनेक विद्वानों ने इसका समर्थन किया। अब पूरी कहानी वानी जानने का कोई बड़ा मतलब है नहीं, लेकिन अब जो की पॉइंट है उस पर हम लोग बात करते हैं। तो पहला बेटा, कैपलर ने कॉपरनिकस का समर्थन किया।
केपलर ने किसका बेटा? कोपरनिकस का समर्थन किया। तथा ग्रहों की गति के 3 नियम प्रतिपादित किए। ग्रहों के गति के कितने बेटा? 3 नियम प्रतिपादित किए, माने दिए। थोड़ा जल्दी जल्दी देख लिया जाए। जल्दी जल्दी क्यों? क्योंकि पुराने मित्रों का थोड़ा रिवीजन हो जाए और नए मित्र पढ़ लें। केपलर के गति का पहला नियम, एक बात बेटा मैं हर बार बताता हूं आपको जब पढ़ाता हूं, केपलर के ग्रहों की गति का नियम याद करना बिल्कुल जरूरी नहीं है, ठीक है? एप्लीकेशन बहुत जरूरी है, व्यवहार उसका बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी केपलर के ग्रहों की गति का नियम नहीं पूछा जाएगा। जब पूछा जाएगा आपसे व्यवहार पूछा जाएगा। तो हम नियम भी बताएंगे बेटा, व्यवहार पे ज्यादा फोकस करेंगे क्योंकि वही ज्यादा जरूरी है। पहला लिखें, प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर कैसी बेटा? दीर्घवृत्ताकार। इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा? एलिप्टिकल ऑर्बिट। एलिप्टिकल लिख लेंगे कि बोर्ड पे लिखूं? लिख लेंगे। हाँ। प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर कैसा बेटा? एलिप्टिकल ऑर्बिट में दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। सब पढ़े रहते हैं, चौपट उधर जाके करते हैं परीक्षा में। अब पूछेगा क्योंकि ग्रह सूर्य के चारों ओर निम्न में से किस प्रकार के, अरे पूछा है पीसीएस में भैया, गोलाकार, वृत्ताकार, परवलयाकार, दीर्घवृत्ताकार, डेमाकार, ले डूबते हो आप। कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर कैसा बेटा? दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। क्लियर है? अब कोई दीर्घवृत्त कैसा होता है वो ढेर सारे मित्रों को पता भी होगा, ढेर सारे मित्रों को नहीं पता होगा, तो हम बता दे रहे हैं। दीर्घवृत्त कुछ इस तरह की डिजाइन को हम लोग बोलेंगे क्या बेटा? दीर्घवृत्त। क्लियर है? जहां वृत्त में एक केंद्र होता है वहीं इलिप्टिकल ऑर्बिट में 2 केंद्र होता है ना बेटा? वृत्त में एक एक्सिस होती है जिसको मान लें वही एक्सिस है, लेकिन इलिप्टिकल ऑर्बिट में 2 एक्सिस होती है, 2 अक्ष होता है। थोड़ा देख लो, एक ये एक्सिस होगी और ये एक एक्सिस ये होगी। क्लियर है बेटा? इसको हम लोग कहते हैं दीर्घ अक्ष। दीर्घ माने छोटा ना? नहीं नहीं, दीर्घ माने बड़ा, और बड़ा है, ये दिख भी रहा है। इसको हम लोग कहते हैं दीर्घ अक्ष, या इंग्लिश में कहते हैं मेजर एक्सिस। और इसको क्या कहते हैं बेटा? लघु अक्ष। लघु अक्ष माने माइनर एक्सिस। ये मेजर एक्सिस है और इसको बोलते हैं माइनर एक्सिस, लघु अक्ष कहते हैं। क्लियर है? और आप देख रहे हैं दोनों की लंबाई अलग अलग है, लेंथ दोनों की क्या है बेटा? अलग अलग है। तो इस तरह की डिजाइन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? दीर्घवृत्त। और इसमें 2 केंद्र होता है जिसको हम फोकस कहते हैं। एक को कहते हैं F1 और एक को कह देते हैं F2, माने फोकस 1 और फोकस 2। तो इस तरह की डिजाइन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? दिमाग विचलित हो जा रहा है। इस तरह की आकृति का नाम बोलो। पैराबोला। क्या बोल रहे हैं अभी से? इस तरह की आकृति को हम लोग कहते हैं दीर्घवृत्त, है ना बेटा? एलिप्टिकल ऑर्बिट। हाँ, ये छोटा हो सकता है, ये बड़ा हो सकता है, ये बहुत बड़ा हो सकता है। ये भी दीर्घवृत्त है, ये भी दीर्घवृत्त है, ये भी दीर्घवृत्त है। तो दीर्घवृत्त माने खाली एक ही डिजाइन नहीं है, उस डिजाइन में छोटा बड़ा बहुत कुछ हो सकता है। तो केपलर ने बताया कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर कैसा बेटा? दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। ये लिखा, आगे जोड़ लो।
सूर्य उस दीर्घ वृत्त के एक फोकस पर होता है। सूर्य उस दीर्घ वृत्त के क्या बेटा, एक फोकस पर होता है। ठीक है, तो फोकस कै ठो है बेटा, दो ठो, एक तो इधर था और एक कहीं इधर था। अब केपलर ने जो कहा वो करके दिखाइए, डायग्राम में करिए उसको। केपलर ने कहा कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर इस तरह के रास्ते पे चलता है और सूर्य उसके एक फोकस पे होता है, जिस पे मन करे उस पे मान लो। F1 पे मानो चाहे F2 पे मानो, हम F1 पे मान लेते हैं कि चलो भाई यहां सूर्य है। अब कहानी तो खुद ही दिख रही है। इस ऐसे रास्ते पर अगर आप चलो, कोई ग्रह चले, कोई चले, तो एक बात तो समझ में आ ही रही है कि हमेशा वो सूर्य से एक बराबर दूरी पर नहीं रहेगा। रहेगा। अब मान लो यही पृथ्वी है और ऐसे चल रही है, तो क्या हर जगह पृथ्वी सूरज से बराबर दूरी पर है? यही पूछा। जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी हमेशा एक समान बनी रहती है। अरे भैया, जरा सा भी अगर बुद्धि है तो इसका जवाब दिया जा सकता है, एक समान दूरी तभी बनी रहेगी जब ऑर्बिट सर्कुलर होगी। कक्षा जब वृत्ताकार होगी तभी एक बराबर दूरी होगी। बोल नहीं रहे। और कक्षा अगर वृत्ताकार नहीं है तो पृथ्वी की या किसी ग्रह की सूर्य से दूरी हमेशा एक समान होगी ही नहीं, बदलती रहेगी। बोल नहीं रहे। लेकिन दो एक्सट्रीम पोजीशन जरूर मिलेगी। इस रास्ते में दो चरम स्थितियां जरूर मिलेंगी, और एक मिलेगी ए पर और एक मिलेगी बी पर। वैसे ग्रह तो हर जगह होगा, लेकिन एक कहते हैं ना कि एक टिपिकल पोजीशन दो मिलेगी, एक्सट्रीम पोजीशन दो मिलेगी। एक ए जब वो सूर्य के सबसे नजदीक होगा, और एक वो बी जब वो सूर्य से सबसे अधिक दूर होगा। बोल नहीं रहे। इसके बीच में हर जगह होगा, लेकिन चरम स्थितियां कितनी दिख रही है? दो। और ज्योग्राफी में इन दो स्थितियों का नाम है, इसको हम लोग कहते हैं अप शोर, और इसको उप शोर, इंग्लिश में अपहेलियन, और इसको पेरीहेलियन। अपहेलियन और क्या बेटा? ध्यान रखना, ये पृथ्वी के लिए नहीं शब्द है, ये सबके लिए है, हर ग्रह के लिए है। हर ग्रह सूर्य के चारों ओर जब घूमेगा तो एक बार उपसौर की दशा में जरूर आएगा। कुछ बड़ा टेंशन में दिख रहे हैं, ये टेंशन वाली चीज है। मैंने मुझे लगता है इससे आसान धरती पे कुछ और हो सकता है क्या? तो केपलर ने ये बताया कि ऐसे रास्ते पे भैया जी जब चलोगे तो एक बार आप सूर्य के सबसे नजदीक होंगे और एक बार आप सूर्य से सबसे दूर होंगे। जब आप सूर्य के सबसे पास होंगे तो भूगोल में उस पोजीशन को एक नाम दे दिया गया, उस नाम से अब उसे कहा जाएगा, और वो नाम क्या होगा बेटा? पेरीहेलियन, उपसौर्य। और जब कोई ग्रह सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होगा तो उसे क्या कहेंगे बेटा? अपसौर्य। क्लियर हुआ? कल को पूछेगा उपसौर्य किसे कहते हैं, अपसौर्य किसे कहते हैं, पूछा जा सकता है। अब पूछेगा कि जब बृहस्पति सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होगा तो उसे किस नाम से जाना जाएगा? दास दिया गया, बृहस्पति का नाम ले लिया गया, दिमाग बृहस्पति पे चला गया। बृहस्पति से कोई लेना देना नहीं। वो बृहस्पति हो, वो शुक्र हो, वो शनि हो, वो कुछ भी हो, कोई ग्रह जब सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होगा, ऐसे कर करके आप बोल जाते हैं।
क्लियर है? तो यार मैं तो कंपटीशन देखता हूं तो हैरत में पड़ जाता हूं कि आपके दिमाग को ऐसा डाइवर्ट कर देते हैं कि आपका दिमाग कहीं और घूमने लगता है और पूछ कुछ और रहे हैं, और दिमाग उधर नहीं जाना था किसी खास तरफ। अब वो कहे कि अ, वरुण जब सूर्य के सर्वाधिक पास होता है तो उसे किस नाम से जाना जाता है? अब आपका दिमाग वरुण के इर्द गिर्द घूमेगा। ये खूब गेम होता है बेटा, कंपटीशन में खूब गेम होता है। जब आप थोड़ा मेच्योर होंगे और आपका नॉलेज, नहीं मेच्योर तो आप है ही हैं, इसमें कोई शक नहीं है, कंपटीशन की जब मेच्योरिटी आएगी तब आपको हंसी छूटेगी क्वेश्चन देख देख के परीक्षा में कि गुरुजी खूब छकाने की कोशिश किया, छका नहीं पाएंगे। ऐसे क्वेश्चन बड़े धड़ल्ले से पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन तो बेटा हजारों पूछे गए होंगे, कुछ क्वेश्चन अपील करते हैं जो मेरे दिमाग में आज भी हैं, वो मैं भूलता नहीं और मुझे उनकी चालबाजी समझ में आती है। एक क्वेश्चन मुझे दिखा था, वो आज तक मुझे याद है। बच्चे कुछ और समझ रहे थे, पूछ कुछ और रहा था। उसने पूछा कि अंगूर की खेती निम्न में से कहां होती है? जगह का नाम दिया हुआ। अब बच्चे के दिमाग में ये आया, यार हम जब खेती वेती पढ़े आर्थिक भूगोल में, तो ये काहे नहीं पढ़ ले कि अंगूर की खेती कहां कहां होती है? क्या क्या पढ़ लोगे आप, क्या क्या पढ़ लेंगे आप? लिटरली ये पॉसिबल है। आइलैंड कितने हैं, कैट आइलैंड याद कर लोगे आप? दसियों हजार आइलैंड है, पागल हो जाओगे जिंदगी भर आइलैंड याद करते करते। लेकिन क्यों किसी खास को ही पूछते? वो दियो गार्सिया पूछेंगे, वो सेंट हेलिना पूछेंगे, वो कुछ खास ही क्यों पूछते हैं? अब एक बच्चा पागल हो गया कि अरे यार ये तो आइलैंड पूछना, तो चलो मैं सारा आइलैंड ही याद कर लेता हूं। कर लो याद, और देखो आधी उम्र निकल जाती कि नहीं खाली आइलैंड याद करते करते आप। बी स्मार्ट, स्मार्टली टैकल करिए कंपटीशन को, क्योंकि देखो मनुष्य वो भी है, मनुष्य आप भी हैं, और जितने बच्चे परीक्षा दे रहे हैं सब मनुष्य ही हैं, कोई पराशक्ति नहीं है। हमारी सीमाएं हैं तो आपकी भी सीमाएं हैं, ऐसा नहीं कि आपके पास अनंत क्षमता है। तो एग्जामिनर किसी चीज को अगर पूछता है तो उसकी कोई वजह होती है। वो काहे बोलरिक पूछता है, काहे कोशिका पूछता है? कोई वजह होगी तभी ना पूछता है। यही द्वीप बचे हैं धरती पर। देखो जाके पीछे से पूछा ना कि बोलरिक द्वीप कहाँ है, पूछा ना कोशिका कहाँ है, काहे पूछा? द्वीपों की कमी है। तो वजह को समझिए। अब बच्चे को ये लगा कि यार अच्छा अंगूर पढ़ के जाओगे तो केला पूछ लेंगे, केला पढ़ के जाओगे संतरा पूछ लेंगे, एप्पल पूछ ले। आप फलों को याद करोगे कहां कहां कौन फल होते हैं? वो कुछ और पूछ रहा था, कुछ निशाना और साध रहा था। निशाना उसका नहीं, मैं भी बड़ा भारी विद्वान नहीं हूं, ऐसा नहीं है। अब तो मान लो थोड़ा बहुत ज्ञान बढ़ गया आपके साथ बातचीत करते करते, लेकिन विद्यार्थी जीवन में मैं भी आप ही के जैसा विद्यार्थी था। लेकिन देखो, हर बच्चे को किसी विषय को देखने का नजरिया अलग अलग होता है। एक ही कंटेंट को अलग अलग बच्चे अलग अलग नजरिए से देखते हैं। तो चूंकि मैं साइंस का स्टूडेंट था तो भूगोल को मैं विज्ञान के नजरिए से देखता था, और मुझे बड़ा मजा आता था भूगोल पढ़ने। मैंने मैं इंजॉय करता था, टेंशन में नहीं होता था। मुझे लगता था कि ठीक है, कंफर्टेबल फील करते थे कि नहीं नहीं यहाँ तकलीफ नहीं होने देंगे। तकलीफ तो हो ही जाती थी, ऐसा थोड़ी है, लेकिन ये कि अंदर से एक फीलिंग आती थी कि नहीं नहीं ये विषय सही है। मैं उसी क्षण समझ गया कि क्या पूछ रहे हैं परीक्षा में। अंगूर की खेती याद करोगे, आपसे पूछे कि गेहूं निम्न में से कहां सबसे अधिक होता है, मैं विकल्प अगर आपको दूं तो एक पागल आदमी भी बता देगा, थोड़ा कॉमन सेंस जिसके पास रहेगा। सहारा के मरुस्थल में गेहूं होता है, कालाहारी के मरुस्थल में गेहूं होगा। इतना तो कॉमन सेंस हमारा भी काम करता है ना। बोल नहीं रहे, लेकिन वो कॉमन सेंस को थोड़ा नैरो कर देते हैं। समाना में, स्टेपी में, प्रेरी में, वेल्ड में, टाउन में कहानी सजाएंगे आप। तो क्वेश्चन इस तरह से आ रहे हैं बेटा, हम सब बात करेंगे, थोड़ा धैर्य रखिए।
तो तुरंत मुझे क्लिक कर गया कि यार जो मेडिटेरेनियन रीजन होते हैं, पढ़ाएंगे बेटा, घबराइए नहीं, ऐसे थोड़ा सा मन में आ गया। मेडिटेरेनियन रीजन जो होते हैं पूरी दुनिया में कहाँ कहाँ है, अब ये भूगोल के विद्यार्थी के रूप में पकड़ना पड़ेगा। ये अफ्रीका में भी है, बड़ी मजेदार बात है। ये ऑस्ट्रेलिया में भी है, ये दक्षिणी अमेरिका में भी है, ये उत्तरी अमेरिका में भी है, और भूमध्य सागर के आसपास तो इसका बैनामा है ही है। उसके आसपास के एरिया तो खैर उसके नाम है ही है, लेकिन ये खाली भूमध्य सागर के आसपास के क्षेत्र नहीं है। ज्योग्राफी में एक परेशानी है कि जैसी क्लाइमेटिक कंडीशन कहीं और होगी, उसके प्रतिनिधि के नाम से जाना जाए, जैसे चीन तुल्य प्रदेश, तो खाली वो चीन में ही थोड़ी है, जहां जहां वैसी क्लाइमेटिक कंडीशन होगी, वो दुनिया का कोई देश हो, उसको चीन तुल्य प्रदेश बोलेंगे। तो भूमध्य सागरीय प्रदेश का मतलब ये नहीं कि भूमध्य सागर के आसपास, वो तो है ही है, लेकिन वैसी क्लाइमेटिक कंडीशन धरती पे जहां जहां होगी, सबको भूमध्य सागरीय प्रदेश बोला जाएगा। और उसने गेम खेल लिया। एक्चुअल में अमेरिका का जो कैलिफोर्निया है, यूएसए का जो कैलिफोर्निया है, कैलिफोर्निया परिचय का मोहताज नहीं है, वो भूमध्य सागरीय प्रदेश है। कोई बच्चा अगर भूमध्य सागरीय प्रदेश कभी पढ़ा होता अपने जीवन में, हर हाल में कैलिफोर्निया देखा होता, देखेगा ही, और विकल्प में कैलिफोर्निया दिख गया। और कुछ दिखे ना दिखे, बाढ़ में जाए, दिखा ना कैलिफोर्निया, उत्तर वही था। मुझे भी नहीं पता था कि अंगूर की खेती कैलिफोर्निया में होती है कि नहीं होती है, लेकिन मुझे यह पता था ये कैलिफोर्निया भूमध्य सागरीय प्रदेश है। मैंने टिक किया, उत्तर सही था। तो कंपटीशन अब इस तरह से जा रहा है बेटा। अगर देखो, मैंने किसी किताब में ये देखा नहीं कि कैलिफोर्निया में अंगूर की खेती होती है, लेकिन मुझे ये पता था कि जो भी भूमध्य सागरीय प्रदेश होगा, अंगूर या साइट्रस फ्रूट के लिए विश्वविख्यात होते हैं। और कैलिफोर्निया मुझे पता था कि ये मेडिटेरेनियन रीजन का क्षेत्र है, तो हम किताब में पढ़ें चाहे ना पढ़ें, कैलिफोर्निया में अंगूर की खेती हर हाल में होगी। फिर बाद में जाके देखा तो सही में बहुत बड़े पैमाने पर खेती होती है। तो ये है बेटा पढ़ाई, इनडायरेक्ट हिट करते हैं। आप सोचते कुछ अलग है, होता कुछ और है। किताब का नाम पूछेगा आपसे, विशेष परीक्षा दोगे तो एक बुक का आर्थर पूछेगा, इस किताब के लेखक कौन है, और आप क्या करोगे कि जेके की किताब लेके उसमें 500 किताब और उसके लेखकों के नाम लिखें, सब याद करोगे, एक नहीं आएगा। वो जो आएगा उसके आने का रीजन होगा, या तो उसका बुकर पुरस्कार मिला होगा, या शांति का साहित्य पुरस्कार मिला होगा, या रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला होगा, या ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला होगा। कोई ना कोई कारणों से वो चर्चा में रहा होगा, तभी आपसे पूछेगा, नहीं तो नहीं पूछेगा। उसको भी पता है इस धरती पे हजारों लाखों किताबें, कौन नाम बता देगा सबका। तो वो पूछते हैं जो रिलेवेंट रहता है, बस उस पर फोकस करिए ना। आईने अकबरी और फलाना और डेमाका, ये क्या फालतू रट रहे हो आप जीके की किताब उठाओ, शुरू के 5 पन्ने तो लेखक और किताब के नाम ही दिया रहता है, रट लो और देखो कैठो आता है परीक्षा में। तो कंपटीशन की बेटा फिलॉसफी को समझना पड़ेगा। बहरहाल, तो कैपलर ने जो कहा बेटा, उससे समझने की कोशिश करते हैं, लिख लें। कैपलर के पहले नियम से स्पष्ट हुआ कि, आज पढ़ो भैया, कैपलर का नियम पूरा करो। कैपलर के पहले नियम से स्पष्ट हुआ कि कोई ग्रह सूर्य के सामने एक बराबर दूरी पर नहीं होता। स्पष्ट हुआ कि कोई ग्रह सूर्य के सामने एक बराबर दूरी पर नहीं होता, वरन उसकी दूरियों में परिवर्तन होता है। वरन उसकी दूरियों में क्या बेटा, परिवर्तन होता है। चलिए बेटा, ये सर्वाधिक पास होता है तो
आगे बेटा, जब कोई ग्रह सूर्य के सर्वाधिक पास होता है तो क्या नाम देते हैं बेटा? उपसौर। इंग्लिश जरूर लिखिए बेटा, पेरीहेलियन, भले हिंदी में लिख लो, लिख जरूर लो, पेरीहेलियन कहते हैं। क्लियर है? हो गया बेटा? हाँ, तो एक बात समझिए, भूगोल वोल का भी टेस्ट होता है, ठीक है? तो ये सब पढ़ रहे हैं तो एक बार फिर टेस्ट होगा, तो ठीक ठाक करिएगा बेटा। थैंक यू बेटा। दूसरा, जब कोई ग्रह सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होता है तो कोई ग्रह है, पृथ्वी नहीं है। जब कोई ग्रह सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होता है तो इसे अपसौर्य कहते हैं, अपहेलियन कहते हैं। बोर्ड पे लिखा है बेटा, अपसौर्य या अपहेलियन कहते हैं। क्लियर हुआ? तो जाहिर सी बात है पृथ्वी के साथ भी ऐसा होगा। जब किसी ग्रह के साथ होगा तो पृथ्वी भी ग्रह है तो पृथ्वी के साथ भी होगा, अर्थात पृथ्वी भी उपसौर में होगी, पृथ्वी भी अपसौर में होगी, क्योंकि पृथ्वी पे हम रहते हैं, हमारा वर्ष है, हमारा कैलेंडर है, हमारा महीना है, इसलिए पृथ्वी की ये तारीखें निर्धारित है। हर ग्रह की तारीखें निर्धारित नहीं। हाँ, पृथ्वी के कैलेंडर के हिसाब से किसी किसी तारीख को होता होगा, लेकिन फिर अगली बार वो उसी तारीख को नहीं होगा, क्योंकि उसका कैलेंडर हमारे हिसाब से थोड़ा ही है। लिखें, नेक्स्ट पॉइंट बना के लिखें बेटा, पृथ्वी पृथ्वी 3 जनवरी को सूर्य के सर्वाधिक पास पृथ्वी 3 जनवरी को सूर्य के सर्वाधिक पास अर्थात उपसौर की दशा में होती है। ठीक है? लग नहीं रहा है ना? तो न लगे। एक बच्चा घबराता है कि सर कहीं उल्टा तो नहीं ना बोल रहे हैं आप, तो 3 जनवरी को सही में पास होती है। अब ये अलग बात है कि 3 जनवरी को हम लोग के यहाँ शीतकाल होता है, तो यकीन नहीं होता कि पृथ्वी सूर्य के पास है। हाँ, पृथ्वी जब पास होती है तो 7% अधिक गर्म होती है, 7% सूर्यताप अधिक प्राप्त करती है एवरेज से। तो 3 जनवरी को पृथ्वी सबसे अधिक गर्म होती है, दुर्भाग्य से सूर्य उस समय 10वीं गोलार्ध में होता है। तो आपके यहाँ तो ठंड रहेगी ही, लेकिन ऑस्ट्रेलिया वालों से पूछो कि क्या भैया 3 जनवरी को करीब होती है, तो चीख के कहेंगे हाँ बिल्कुल होती है, भीषण गर्मी होती है वहां। क्लियर है बेटा? तो ये कोई मानक नहीं है, ऋतु वगैरह मानक नहीं होती बेटा, कि आपके यहाँ ठंडक है तो पूरी दुनिया में ठंडक, आपके यहाँ गर्मी है तो पूरी दुनिया में गर्मी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये अल्टरनेट घटनाएं होती हैं, और ध्रुवों पे तो हमेशा बर्फ रहती है, पोल एरिया में तो हमेशा बर्फ रहती है, तो मानने के लिए तैयार ही नहीं होंगे कि सब भी होता है। तो कोई किसी सापेक्ष पे ना बोले, ऐसा है बेटा। देखिए, 3 जनवरी को पृथ्वी, उसी में जोड़ो बेटा, 3 जनवरी को पृथ्वी सबसे अधिक गर्म होती है। अच्छा, यकीन से बताओ एक बात, थोड़ा मेरी ओर देखो बेटा, अगर हम आपकी परीक्षा में पूछे कि इनमें से किस तारीख को पृथ्वी सबसे अधिक गर्म होती है, एक बड़ा छोटा सा क्वेश्चन, और आपको मैं तारीखें दे दे के भ्रमित करने की कोशिश करूं, और आप अगर क्लियर नहीं हो तो भ्रमित हो ही जाओगे। 3 जनवरी, 22 दिसंबर, 21 जून और 22 सितंबर। मैं एकदम श्योर हूं आप जून में भागोगे। नहीं नहीं बेटा, जून से क्या लेना देना है ना? वो अलग कॉन्सेप्ट है, ये अलग चीज है। 3 जनवरी को पृथ्वी
सबसे अधिक गर्म होती है। ये अलग बात है कि आपके यहाँ उस समय शीतकाल रहता है। क्लियर है बेटा? आगे लिखो। 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है। 4 जुलाई को, अरे भैया जी इतना कॉमन सेंस रखिए, पढ़ाई में कॉमन सेंस रखना होता है। पूरा एक चक्कर लगाने में 12 महीना, तो आधा चक्कर लगाने में 6 महीना नहीं लगेगा? अरे भैया यहां से यहां आधा ही तो चक्कर है, तो जनवरी से 6 महीना जोड़ लो ना, जून ही ना आएगा। देख ले, 4 जून को पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक क्या बेटा दूरी पर होती है, अर्थात अपसौर की दशा में होती है। अर्थात किस दशा में बेटा? अपसौर की दशा में होती है। ठीक है, तो चिंता की बात नहीं है बेटा, ज्योग्राफी रेगुलर होने जा रही है, क्लासेस रेगुलर होंगी तो तेजी से आगे बढ़ेंगे, है ना बेटा? हाँ, इस समय पृथ्वी, लिख लो, इस समय पृथ्वी सबसे कम सूर्य ताप प्राप्त करती है। सूरज की गर्मी सबसे कम धरती पे किस तारीख को आती है? हाँ, तो जैसे मन करेगा वैसे पूछेंगे वो, लेकिन जैसे भी पूछेंगे बताना होगा आपको। जैसे मैंने अभी कहा कि सबसे कम धरती कब गर्म होती है, एक ठेठ भाषा का प्रश्न है। सबसे कम इंसोलेशन कब प्राप्त करती है? विकिरण ऊर्जा सूर्य से सबसे कम कब प्राप्त करती है? तो पूछने का तरीका तो तरह तरह का है, लेकिन भावना सबकी एक ही है। क्लियर है? सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी सबसे अधिक कब प्राप्त करती है, ये भी एक तरीका है। उत्तर सबका एक ही होगा। क्लियर है बेटा? आगे लिखें। अच्छा, केपलर का पहला नियम नहीं पढ़े होते तो ये मालूम चलता? केपलर के नियम से 2 नाम पैदा हो गए ना, पेरीहेलियन और अफेलियन। और ये बड़ा आसान नहीं है बेटा, ये खूब पूछा जाता है। चलो एक चीज और आपको बताते हैं, यहीं से रिलेट कर लीजिएगा तो आगे हम बताएंगे नहीं। इसमें 2 शब्द प्रयोग किया गया, ध्यान से सुनना। पढ़ बढ़ लो बेटा, नहीं तो सब करेंगे एक दिन खत्म और जाओगे अपने घर, क्योंकि जिंदगी भर साथ मेरे थोड़ी रहोगे। धीरे धीरे तो एक हिस्सा खत्म ही होता जाएगा ना। एक आध तो शायद खत्म हो गया, संविधान तो शायद खत्म हो गया, अब संविधान आपको तो नहीं ही पढ़ाएंगे, वो जो नए हमारे मित्र हैं उनको हम पढ़ाएंगे। यही हो रहा है, याद रखना, बोलना मत, बच्चे बोलते हैं। एक शब्द है पेरी, बोले बेटा, और एक शब्द है अप। इसके माने होता है उप, और इसके मायने होता है अप। इसके मायने होता है पास, और इसके मायने होता है दूर। जिसके सापेक्ष में होता है उसका नाम रखा जाता है। बोल नहीं रहे, थोड़ा इसको महसूस करिए। जिसके सापेक्ष कम या ज्यादा दूर हम लोग बोलते हैं उसका नाम रखते हैं। जैसे पेरीहेलियन, तो हेलियस किसको कहते हैं? सूर्य को। तो सूर्य के सापेक्ष क्या? पास। अच्छा चलो वो लिखे ही नहीं। इसके माने होता है नजदीक या पास, करीब, और इसके माने होता है क्या बेटा? दूर। क्लियर है? अब इसके साथ ये जब पेरी जिसके साथ लगेगा, इसका मतलब उसी के सापेक्ष पास या दूर बोलेंगे। जैसे पेरीहेलियन सूर्य के सापेक्ष क्या? नजदीक। अपहेलियन सूर्य के सापेक्ष दूर। कौन?
जो चक्कर लगाएगा वो और कौन, बोल नहीं रहे हैं। जो सूर्य का चक्कर लगाएगा वो सूर्य के सापेक्ष पास या दूर कहलाएगा। क्लियर है? तो सूर्य अगर साथ में जोड़ देंगे तो सूर्य के सापेक्ष, पृथ्वी भी जोड़ सकते हैं। पेरी जी, अब किसके सापेक्ष? पृथ्वी के सापेक्ष। क्या पास या दूर, बोल नहीं रहे। तो पृथ्वी के सापेक्ष कौन पास दूर होगा? जो पृथ्वी का चक्कर लगाएगा वो चंद्रमा। तो चंद्रमा जब पृथ्वी के सबसे पास होगा तो पेरी जी, चंद्रमा जब पृथ्वी से सबसे दूर होगा अपो जी। क्लियर है बेटा? पृथ्वी जब सूर्य के सबसे पास होगी पेरी हेलियन, पृथ्वी जब सूर्य से सबसे दूर होगी अपेलियन। इसी में बच्चे खूब कंफ्यूज करते हैं, पेरी हेलियन, पेरी जी, अप हेलियन, अपो जी, घबराते हैं। अभी चंद्रयान छोड़ा गया है ना, तो मैंने एक शब्द सुना बोलते हुए, एक किसी टीवी एंकर ने कहा कि कुछ समय के बाद अपोजी मोटर दागे जाएंगे। कौन चक्कर लगा रहा है पृथ्वी का? उपग्रह। तो पृथ्वी के सापेक्ष बोला जाएगा ना। अरे चंद्रमा लगाए, आप लगाओ, हम लगाए, उपग्रह लगाए, कोई लगाए, अगर पृथ्वी के चक्कर लगा रहे हो तो जी ही बोला जाएगा आपके साथ। बोल नहीं रहे। अगर बोला गया कि अपोजी मोटर को दागा जाएगा, इसका क्या मतलब है? यानी उसमें बूस्टर्स रॉकेट लगे हुए हैं। छोड़कर नहीं, वो पृथ्वी की कक्षा को और बड़ा कर देगा, और दूरी तक जाएगा पृथ्वी से, वहां से घूमेगा। देखो हम लोग हैं बड़े किफायती लोग, है ना? हिंदुस्तानी लोग बहुत किफायती हैं भाई। हम लोग देखो पैसा वैसा थोड़ा कम खर्च करते हैं। और किसी ने कहा कि ये पिक्चर जितने में बनी है ना, अरे ये चंद्रयान, उससे ज्यादा यहाँ की पिक्चरें बनती हैं। भारत में पिक्चर उससे ज्यादा पैसे की बन जाती हैं जितने में चंद्रयान मिशन बनाए। तो हम लोग क्या करते हैं, बुद्धि का प्रयोग करते हैं। एक ट्रक को ढकेलना है, लोडेड ट्रक है, उसको ढकेलना है, स्टार्ट करना है, जुटाइए 50 लोगों को। मुझे तो नहीं लगता बिना 50 लोगों के हिलने डुलने वाला है ना? एक और उपाय है, अगर 5 जानी है तो भी काम कर लेंगे, बस थोड़ा बुद्धि से। इकट्ठे मत ढकेलो, 5 लोग पहले थोड़ा जोर लगाओ, ट्रक थोड़ा सा हिलेगा, ढकलाएगा नहीं, पहिया थोड़ी सी हिलेगी, थोड़ा आगे जाएगा, फिर छोड़ दीजिए, फिर वो थोड़ा पीछे आएगा, है ना? और पीछे आके फिर दोलन करके थोड़ा आगे जाने की कोशिश करेगा, पहिया थोड़ा वाइब्रेट करेगी, और जब आगे जाने को फिर 5 मिलकर ढकेल दो। वक्त का इंतजार करो। अगर आप यही कार्य बार बार रिपीट करते रहोगे, 5 लोग ट्रक को ढकेल देंगे, इकट्ठे नहीं ढकेल पाएंगे। हाँ 100 लोग आए तो इकट्ठे ढकेल देंगे। तो हम लोग ये काम करते हैं। ये चक्कर लगाते हुए जब दूर गया चंद्रयान, फिर आएगा वापस, और जब ये दूर जाने लगता है उसी समय मोटर दाग देते हैं और दूर चला जाता है। फिर ये लौट के आता है, फिर ये जाने लगता है, फिर दागते हैं मोटर। अब जो अपोजी वाली पोजीशन है वो धीरे धीरे एक्सीड करती जाती है, और एक ऐसी स्थिति है जिसमें दागते हैं कस के तो पार होके निकल जाता है, किसी दूसरे की कक्षा में घुस जाता है। उसको अपोजी मोटर कहते हैं भैया जी। सब चीजें बड़े दूर तक काम आएंगी आपके, है ना? साइंस वाइंस पढ़ेंगे। अपोजी मोटर का क्या काम होता है, कल को पूछेगा तो आप कहेंगे नहीं नहीं बेईमानी हो रही, बेईमानी हो रही, काहे पूछ रहे हैं? अरे जो मन करेगा वो पूछेंगे आपसे, आप कुछ कर लोगे। चले आगे लिखो एक नाम बेटा उसी में। पहली बात ये बेटा कि कोई भी उपग्रह या कोई भी सेलेस्टियल बॉडी, उसकी गति
और उसका टाइम पीरियड वो आपके हाथ में नहीं होता। नहीं, चिंतित दिख रहे हैं आप। एक उपग्रह हम लोग छोड़ते हैं, वो धरती का चक्कर लगाता है ना, तो उसमें इंजन लगा ही होगा, और इंजन अगर लगा है तो डेफिनेटली उस इंजन को ऊर्जा चाहिए होगी। कहां से ऊर्जा आती है? सोलर पैनल से, रासायनिक बैटरी से, यही सब में तरीका है। तो भैया जी ठीक कर लीजिए, किसी उपग्रह को चलाने के लिए किसी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं। ठीक है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है, इंजन लगा है चंद्रमा में। पृथ्वी सूरज की चारों तरफ घूम रही, पृथ्वी में टर्बो बूस्टर्स लगे हैं। ये खेल कौन खेल रहा है? ये ग्रेविटी खेल रही है। पढ़ा ही आपने कि सूर्य से एक हिस्सा टूट के पृथक हुआ, लेकिन सूर्य के गुरुत्वाकर्षण को पार नहीं कर सका, सूर्य का चक्कर लगाने लगा। बस उस हाइट तक ढकेल ढकेल के पहुंचा दीजिए, बाकी काम तो ग्रेविटी खेलेगा। अब देखो बवाल हो जाएगा, उसको जरा समझिए। एक्चुअल में कोई ऑब्जेक्ट जो होता है वो धरती की ओर गिर ही रहा होता है। क्लियर है? धरती सूरज की ओर गिर रही है, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसको थोड़ा ढकेल दे रही है। तो सीधे ना आके थोड़ा पैराबोला बना के गिरने की कोशिश कर रही है, और जैसे जैसे करीब आ रही, ग्रेविटी बढ़ रही है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और ढकेल रहा है, स्पीड बढ़ा रहा है। यानी वेक्टर वेक्टर कभी पढ़ा होगा तो दो बलों के लिए एक रिजल्टेंट एक वेक्टर्स क्रिएट होगा जो अलग दिशा देता है। तो ये झटका लगता है, जैसे गिर रहा है, यहां से आया, मान लो गिर रहा है, तो सीधे नहीं गिरेगा, सीधे सीधे ग्रेविटी के पकड़ में आ जाएगा तब तो सीधे गिरेगा। लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स साथ में हो गया तो वो उसको सीधे नहीं गिरने देगा, वो उसको पैराबोला, वो गिरने ही जा रहा है, गिरने ही जा रहा है, लेकिन जैसे करीब आया ग्रेविटी ने इसको ढकेल के ऊपर भेज दिया, फिर आया। फिर इसीलिए आप देखते हैं किसी ग्रह की चाल एक बराबर नहीं होती, बदलती रहती है। कब बदलती है कब घटती है अभी बाद में बात करेंगे। क्लियर है बेटा? तो वो जो चंद्रयान है ना बेटा, भगवान न करें खराब हो जाए, बिगड़ जाए, वही चक्कर लगाता रहेगा। गलती से हम लोग चले जाएं, पैसेंजर वहीं उतार दिया जाए, पैसेंजर वहीं घूमने लगेगा, मर जाएंगे, हड्डी के ढांचे बन जाएंगे, घूमते वहीं रहेंगे। देखो मुंह खोल के सुन रहा है, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। क्योंकि अब खेल कौन खेलता है? ग्रेविटी। इसीलिए किसी उपग्रह की चाल पे हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता, उस पे नियंत्रण ग्रेविटी का होता है। इसीलिए जितना टाइम पीरियड हमको एडजस्ट करना होता है उतनी ऊंचाई सेट करते हैं। इसीलिए जो स्टेशनरी सैटेलाइट को 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे भेजा जाता है, तब उसका टाइम पीरियड 24 घंटे हो पाता है। नीचे के ऑर्बिट में कर देंगे ना तो उसका टाइम पीरियड कम हो जाता है, बड़ा तेज चक्कर लगाने लगता है। और 36,000 से ऊपर कर दोगे ना तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, है ना, फिर वो भू स्थिर नहीं रह जाएगा। बात करेंगे किसी दिन, अब तो आए हैं, आप तो सभी चर्चा हम करेंगे। आगे बढ़े बेटा। हाँ, एक नाम लिखिए, एफ साइड लाइन, एफ साइड रेखा। बोर्ड पे हम लिख रहे हैं बेटा, देख के लिखिए। इंग्लिश भी लिख लें। बच्चे बहुत नाराज हो जाते हैं कि सर आया तो नहीं परीक्षा में। ना आए, भाड़ में जाए, जो जो पढ़ा रहे हैं सब आ ही जाएगा, तो कैटा क्वेश्चन आएगा भूगोल का? तो डेफिनेटली इसी में से कोई ना कोई आएगा, आई डोंट नो कौन सा आएगा। ठीक है, जो बच्चे बहुत नाराज हो जाते हैं कि इतना सर मेहनत किए, बताइए आया ही नहीं, तो छोड़ दिया जाए। बताएं तो छोड़ ही दिया जाए, छांट छांट के पढ़ लिया जाए, और छांटने वाला काम आप कर लीजिए, 4-6 लोग बैठ के छांट लीजिए, और एक लिस्ट हमको पकड़ा दीजिए कि सर ये हम छांटे हैं, आप पढ़ा दीजिए, पढ़ा देंगे, लेकिन फिर आपकी 100% जिम्मेदारी होगी।
अगर क्वेश्चन नहीं आया तो फिर आप समझिएगा। तो थोड़ा मुझे फैसला करने दीजिए ना, और मैं इनकी औकात बताता हूँ। ये उड़ेंगे कहाँ तक, इनकी उड़ान मुझे पता है। 100% नहीं घेरेंगे तो इतना तो घेर ही लेंगे कि आपका बेड़ा पार हो जाए, निश्चित रूप से निकल जाएंगे उस पार, इतना तो अनुभव है ना बेटा। हम कहीं छोड़ेंगे ही नहीं, तो भागेंगे किधर से, हर रास्ते को घेरेंगे, निकलोगे किधर से। तो यही है पढ़ने का तरीका। और जब सेलेक्टेड रास्तों को घेरे तो हो सकता है कोई बीच का बाईपास निकल ले, और फिर मुंह ताकते रह जाओगे, सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी, पढ़ा हुआ भी एक क्वेश्चन नहीं आएगा। यही है कंपटीशन की फितरत, और क्या। लिखो बेटा एफ साइड रेखा, लिखें। किसी ग्रह के उपसौर्य तथा अपसौर्य वाले स्थानों को, किसी ग्रह के उपसौर्य तथा अपसौर्य वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा। बोर्ड पे देखिए, महसूस करिए किस रेखा की बात हो रही है। किसी ग्रह के उपसौर्य तथा अपसौर्य वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, है ना, जो सूर्य के केंद्र से होके गुजरती है। जोड़ लो, काल्पनिक रेखा जो सूर्य के केंद्र से होके गुजरती है, एफ साइड रेखा कहलाती है। यह रेखा वास्तव में उस दीर्घ वृत्त का दीर्घ अक्ष होता है जिस कक्षा में कोई ग्रह सूर्य का चक्कर लगाता है। कोई ग्रह सूर्य का क्या बेटा, चक्कर लगाता है। ठीक है बेटा, क्लियर हो रहा है। अब जैसे मान लो कि कोई प्लेनेट एक्स है, उसका ये वाला रास्ता है, ये किसी एक प्लेनेट का रास्ता है, ये उसकी हो गई कौन सी बेटा, उपसौर्य, और ये पोजीशन हो गई अपसौर्य। बस इसी को एक रेखा से मिला दीजिए। अब ये रेखा जो बनी, ये रेखा ज्योग्राफी में कहलाएगी एफ साइड लाइन, एफ साइड रेखा। और गौर से देखो तो सूर्य के केंद्र से होके गुजर रही है, और वास्तव में ये रेखा मेजर एक्सिस है, इस ऑर्बिट का दीर्घ अक्ष है। क्लियर है। ऐसे घेर वेर के किधर किधर से पूछेंगे आपसे, आप समझते रहिएगा, लेकिन हम यहाँ चौकस हैं तो बता जरूर देंगे। क्लियर है बेटा। ये क्या है, मेजर एक्सिस ही तो है। अरे यहां से यहां जब खींचोगे तो आपको मैंने बोला था ना, ये रेखा मेजर एक्सिस कहलाएगी, ये माइनर एक्सिस कहलाएगी। तो एफ साइड रेखा क्या होती है, उस दीर्घ वृत्त की मेजर एक्सिस होती है, दीर्घ अक्ष होता है, उसी को एफ साइड रेखा कहते हैं। और ये रेखा क्या करती है, उपसौर्य और अपसौर्य वाले स्थानों को मिला देती है। ऐसी कोई रेखा नहीं होती, एक कल्पना की रेखा है, और डेफिनेटली वो सूर्य के केंद्र से होके गुजर रही होगी। क्लियर है बेटा। दूसरा नियम खाली लिख लीजिए बेटा, व्याख्या करनी पड़ेगी, हड़बड़ी करेंगे तो खेल बिगड़ जाएगा। तो खाली नाम लिख लीजिए, या अगर बहुत जल्दी हो आईएएस भरने की तो बताइए, थोड़ा तेजी दिखाएं। देखो कुछ चीजें हैं ना बेटा, वो इत्मीनान से ही हो तो बढ़िया है। आपके घर में एक बच्चा पैदा हुआ और बड़ी आपकी हार्दिक इच्छा है कि जल्दी से जवान हो जाए, नहीं होगा। मेरे घर का हो, आपके घर का हो, मुकेश अंबानी के घर का हो, वक्त बराबर लगेगा। पढ़ाई बच्चे के बड़े होने जैसा है, इसमें टाइम लगेगा ही लगेगा।
हड़बड़ी दिखाएंगे तो सिवाय गड़बड़ी के कुछ नहीं होगा, है ना। हाँ, जिनको आईएएस बनने की जितनी जल्दी रहती है उनको उतना ही विलंब होता है। नौकरी की जल्दी मत करो, पढ़ाई को साइमल्टेनियस होने दो, होने दीजिए, होने दीजिए, घबराइए मत। नौकरी किसी को ऐसा नहीं है नापसंद नहीं है, सबको पसंद है, लेकिन नौकरी तक जाने के लिए पहले पढ़ाई जरूरी है। पढ़ाई को होने दीजिए बेटा, घबराइए नहीं। जैसे बच्चों को लगता है अरे सर बड़ा टाइम लग गया, कितना टाइम लग गया अभी तक आपको? आप वाली स्टाइल में अभी कितना टाइम लग गया? और इलाहाबाद दिल्ली में कुछ भैया जी लोगों को 8-8 साल लग गया, 10-10 साल लग गया। जानते हैं क्यों? वही जल्दबाजी, बड़ी जल्दी है। आराम से एक एक लाइन, एक एक कदम फूंक फूंक के उठाइए। बस ये सतर्क रहे कि इस इलाके को हम क्लियर करते चल रहे हैं, और यहां कोई पूछे तो हम बता देंगे। एक बात मुझे बताइए, कितना पढ़ना होता है यार कि कोई 12 साल में इलाहाबाद में नहीं पढ़ पाया, दिल्ली में नहीं पढ़ पाए, एक परीक्षा क्लियर नहीं हो पा रही है? कितना पढ़ना रहता भैया? और यहां अभी मालूम चला कि अभी थर्ड ईयर क्लियर किया नहीं, 21 साल पे इंडिया टॉप कर लिया, पहली पोजीशन होल्ड कर लिया। सुने हो ना, 21 साल 22 साल में इंडिया टॉप कर ले रहे हैं। एक बात मुझे बताइए, एक 22 साल का बच्चा 10 साल का था तभी पढ़ने लगा था? अरे 10 साल का मोहल्ले में इधर उधर क्रिकेट खेल रहा होगा, है ना, वो कैसे कर लिया? मुझे लगता है जो मैसेज हम आपको देना चाहते हैं वो मैसेज आप सुन लीजिए। पढ़ पढ़ के आप कंपटीशन क्वालिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि पढ़ाई का कोई और अंत है क्या? उसकी लिमिट है। मैं 20-25 साल से भूगोल पढ़ा रहा हूं, भूगोल खत्म हो गया मेरे लिए? नहीं बेटा, अभी बहुत कुछ पढ़ना है, मुझे भी समझना है, आपके लिए भी नहीं खत्म होगा। आपका खत्म होना एक प्रतियोगी परीक्षा क्वालिफाई करना है। जिस दिन आप क्वालिफाई कर गए आपकी पढ़ाई खत्म, वही आपका लिटमस टेस्ट है। तो कुल मिला जुला के बेटा टैक्टिकल पढ़ाई नहीं करोगे तो पढ़ते रह जाओगे। अभी शुरुआत है, अभी आगाज है, अंजाम बुरा ना हो जाए इसको लेके तैयार रहिए। पढ़ाई को कंफर्टेबल होने दीजिए, आरामदेह ढंग से होने दीजिए, पैनिक मत होइए। ये मैराथन दौड़ है, जरा भी स्पीड बढ़ाए तो दौड़ से बाहर होंगे आप, ये बिल्कुल तय जानिए। अगर आपको ये लगा कि दूरी बहुत ज्यादा है, थोड़े तेज दौड़ते हैं, तो जीतोगे तो नहीं, हाँ दौड़ के बाहर जरूर हो जाएंगे आप, दम उखड़ जाएगा आपका। ये दमदार तैयारी होती है। आराम से अपनी स्टेमिना को ध्यान में रखिए, उसके हिसाब से धीरे धीरे दौड़िए, एक दिन दौड़ पूरी जरूर हो जाएगी। अनाड़ी बच्चे जो होते हैं ना, वो लंबी दौड़ में जानते हो क्या करते हैं? बड़ी तेजी से दौड़ना शुरू करते हैं। अभी उनको दौड़ का आनंद नहीं मिला है, और बहुत जल्द दौड़ से बाहर हो जाएंगे। पूरा वो क्या करेंगे? मेरा असिस्टेंट कमांडेंट का फिजिकल था, तो यही नहीं, बहुत दौड़ नहीं होती असिस्टेंट कमांडेंट के फिजिकल में। 800 मीटर की दौड़ होती है, जो गांव देहात के बच्चों के लिए कोई नहीं मतलब रखता। 800 मीटर कोई मायने नहीं रखता, वो तो 6-6 किलोमीटर दौड़ते हैं। लेकिन हाँ, इलाहाबाद में पढ़ने लिखने वाले बच्चे के लिए जो हायर कंपटीशन तैयारी कर रहा है उसके लिए 800 मीटर तो सही में बहुत है। तो सौभाग्य था कि मेरे हॉस्टल के पास ही स्टेडियम था इलाहाबाद में, तो मैं सुबह सुबह उसी स्टेडियम में जाता था प्रैक्टिस करने के लिए। भाई डर तो लगा ही रहता था कि फिजिकल में बाहर हो जाएंगे तो भी सब मिट्टी में मिल जाएगा। बहुत मुश्किल नहीं था, लेकिन फिर भी बाहर होने का मतलब घर का रास्ता पकड़ना, रेटेड रिटर्न क्वालिफाई करना, सब मिट्टी में मिल जाएगा। तो मैं सुबह सुबह वहीं जाता था। तो वहाँ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी बहुत रहते हैं स्टेडियम में, स्पोर्ट हॉस्टल भी है। तो रेगुलर मैं भी जाता था, तो धीरे धीरे बच्चों से परिचय हो गया। कोई हैमर थ्रो वाला था, कोई जेवलिन वाला था, कोई क्या था, कोई एथलेटिक्स में था। तो धीरे धीरे बड़े नेशनल लेवल के खिलाड़ी थे, तो बच्चों से धीरे धीरे परिचय हो गया। तो वो मुझे टिप्स देते थे दौड़ने के बारे में, क्योंकि मेरी दौड़ ऐसी नहीं थी भैया, 800 मीटर गिरते पड़ते दौड़ना था। तो अच्छा, समय भी मुझे लगता है 3.5 मिनट के आसपास का समय था, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, यही समय था।
तो सौभाग्य ये हुआ कि फिजिकल भी उसी ग्राउंड में हो रहा था जिस ग्राउंड में मैं प्रैक्टिस किया था 3-4 महीने। फिजिकल होने की वेन्यू भी सीआरपीएफ ने यही निर्धारित की कि यही सबका फिजिकल होगा। तो मेरे लिए तो भैया मेरा ही ग्राउंड था जिसमें मैंने 3 महीने प्रैक्टिस किया था। फोर्स एक्वायर कर लेती है, चारों तरफ घेर लेती है, किसी को आने जाने देती नहीं। लेकिन चूंकि स्पोर्ट हॉस्टल के जो बच्चे थे वो तो हॉस्टल छोड़ के भागेंगे नहीं ना, वो तो हॉस्टल में ही थे, वो सब अपने छत पे थे। ग्राउंड में आना अलाउड नहीं था, लेकिन वो छत पे तो थे। और सारे बच्चों का परिचित चेहरा सिर्फ एक था, मैं। वो जबरदस्त सपोर्ट कर रहे थे, ऊपर से चिल्ला रहे थे खूब जोर जोर से। तो मुझसे कुछ गड़बड़ी भी हो रही थी। भाई मैं कोई एथलेटिक्स तो हूं नहीं, एथलेटिक्स में मेरा कोई वो नहीं था, तो दौड़ना था एक 800 मीटर। तो जैसे आप किसी को अगर दौड़ में आप ओवरटेक करते हो तो उसकी बाईं ओर से नहीं करना चाहिए, दाहिनी ओर से करना चाहिए। तो एक थोड़ा किनारे किनारे दौड़ रहा था, तो मुझे लगा कि अब उधर जाके ओवरटेक करने से बढ़िया बाएं जगह दिख रही है, तो मैं बाईं ओर से जैसे रुक गया, ऊपर से जोर से चिल्लाना शुरू किए सब, नहीं। खैर मैं रुक गया। तो मुझे जो कुछ बताया गया था वो मैंने फॉलो किया। एक्चुअल में जो ट्रैक होता है, स्टैंडर्ड ट्रैक होता है, वो 400 मीटर का होता है। तो 2 लैप करना था। तो मैं तो श्योर था भैया कि सबको तबाह करेंगे। खैर उसे कोई बड़ा मतलब नहीं था, आप पहली पोजीशन ले आ देते तो आपको सिलेक्शन नहीं हो जाता, लेकिन यह कि अच्छी इमेज तो बनती ही है। कुछ बच्चे जो थे अनाड़ी थे, वो एकदम से भागे 100 मीटर की दौड़ जैसा। और मैं तो भैया इत्मीनान से पहले लैप में 10-15 बच्चों को एक साथ छोड़ा गया था, मैं तो पीछे के 2-3 में एक था, आगे 10 लोग थे, 15 लोग थे। तो बाहर वाले तो समझ रहे थे कि ये तो गया, ठीक है। अब पीछे के 2-3 जो बचे हैं, संभावना उन्हीं की होती है बाहर होने की। लेकिन ऐसा मैंने पहले लैप तक किया, पहले राउंड तक किया, और बाकी लोग अपना पूरा दम लगा चुके थे पहले राउंड तक, पूरी ताकत झोंक चुके थे। और दूसरे राउंड में फिर मैंने अपनी ताकत लगाई, तो दूसरे नंबर पे जो आया था ना मेरे बाद, उसमें 150 मीटर आगे था, 150 मीटर का डिफरेंस था। अधिकारी हैरत में थे कि यार तुम एथलेटिक्स में कुछ खिलाड़ी उलाड़ी रहे हो क्या? हम कहा नहीं सर, यही लोग हैं, साहब लोग हैं, इन्हीं लोगों की प्रैक्टिस थी। तो ये बेटा ऐसी गेम है, ऐसी स्ट्रेटजी है, पूरा दम झोंक दोगे, खेल खत्म हो जाएगा। आराम आराम से आगे बढ़िए, अपने आप को कंफर्टेबल रखिए, आरामदेह रखिए, पैनिक मत होइए, क्योंकि लड़ाई लंबी है, देर तक लड़ना है। अगर आप चाहते हैं 2-4 महीने में या साल 1.5 साल में खत्म हो जाएगी, जरूरी नहीं, ये लंबा चल सकता है। पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, इत्मीनान रखिए, पढ़ते रहिए। हो सकता है साल भर में खत्म हो जाए लड़ाई, हो सकता है 5 साल चले, हो सकता है 8 साल चले। अभी खराब लग रहा है, समय बीत जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। आपके हिसाब से ये समय निर्धारित नहीं होगा। आप गलती, आपको क्या लगता है इलाहाबाद दिल्ली में जो बच्चों को 8-8 साल लग रहा है वो पागल होगल है? वो नहीं पढ़ रहे हैं, मेहनत नहीं कर रहे हैं, मूर्ख हैं? ना ना भैया, सब कोशिश कर रहे हैं, सब प्रयास कर रहे हैं। तो अभी अगर एक बच्चा शुरुआत करता है, उसको बोलें कि बेटा देखो तुमको 5 साल लगने वाला है, तो एकदम से पागल हो जाएगा वो। अरे सर 5 साल कहाँ है समय किसी के पास, कब 8 साल बीतेगा बेटा पता ही नहीं चलेगा। एक बच्चा मेरे यहाँ आया ऑफिस में, इसी की उम्र का बच्चा, तो आके मुझसे पूछा कि सर जल्दी से जल्दी कितने दिन में मैं आईएएस बन सकता हूँ? हम कहा ये है एकदम शानदार बच्चा। हम कहा अभी क्या कर रहे हो? तो कहा कभी मैं फर्स्ट ईयर में हूँ। हमने कहा 3 साल तो बेटा ग्रेजुएशन में लगेगा। कहा 3 साल लगेगा? हम कहा 3 साल लगता है, और 21 साल की उम्र होनी चाहिए। तो अपना जोड़ ओढ़ लिया, कहा कि जब मेरा ग्रेजुएशन होगा सर तो मेरा 20 ही साल उम्र होगी। हमको यार ये तो बड़ा दुखद सूचना है, साल भर तुमको इंतजार करना पड़ेगा। अब यही सब परेशानी है, बताइए, साल भर इंतजार करना पड़ेगा, कौन इंतजार करेगा? हमको तुम कर लेना साल भर, और 21 साल में हो जाना ना बेटा, तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और संभावना तो 31 साल तक की है, 21 नहीं, 31 साल तक की है।
तो कंपटीशन, अब वो बच्चा उत्साहित था, उसको लग रहा था ग्रेजुएशन किए नहीं 21 साल हुआ नहीं, हो जाना है तुरंत। आपके हिसाब से हो जाएगा, होने वाले हुए ही हैं। अभी टॉपर्स जितने आ रहे हैं देख रहे हो, कोई 21 साल का है, कोई 22 साल का है, कोई 23 साल का है। कभी बैठ के जरा सोचिए, एक 22 साल का बच्चा आखिर पढ़ा कितना होगा? अभी अभी उसने ग्रेजुएशन किया है, 3 साल में वो ग्रेजुएशन की पढ़ाई किया होगा कि आईएएस की तैयारी किया होगा। कर कैसे लेते हैं भाई ये लोग? और यहां तो साहब फुल टाइमर है, यही करना है, फिर गड़बड़। सिर्फ परेशानी यह है कि आप प्लान्ड वे में काम नहीं करते, पहली गलती। और दूसरी, गलत एरिया को पिक करते हो, जाल गलत इलाके में डालते हो। अच्छा मछुआरा बनिए, जाल उस इलाके में फेंकिए जहां मछली की संभावना हो, और नहीं तो जाल फेंकते फेंकते हाँफते रह जाओगे, मछली हाथ लगेगी नहीं। यही है कंपटीशन। चलो आज के लिए प्रवचन पर्याप्त है, फिर मिलेंगे, बात करेंगे। थैंक यू बेटा।